पाठ 24 रूस का आर्थिक विकास 1917-1939। लेखक ज़हूर सिद्दीकी। 1917 में रूस औद्योगिक क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से बेहद पिछड़ा हुआ था। रूस के मेहनतकश बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में अक्टूबर 1917 में क्रांति लाने में सफल हुए, लेकिन पूंजीवादी सामंती व्यवस्था के स्थान पर एक नई समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में समय लगा। समाजवादी व्यवस्था के पैर जमाने के लिए रूस की कम्युनिस्ट पार्टी और वहां के सर्वहारा को अनेक जतन करने पड़े। तब कहीं 20वीं सदी के तीसरे दशक की समाप्ति पर ये देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से टक्कर लेने के योग्य हो सका। इस विकास की मंजिल को छूने में रूस को लगभग 2 दशक लगे, लेकिन जिन जटिल परिस्थितियों का उसको सामना करना पड़ा, उन्हें देखते हुए ये उसकी आर्थिक क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक सफलता थी। 1917 में औद्योगिक उत्पादन के संकट के लिए उद्यमपति जिम्मेदार थे। रूस, जो पहले ही औद्योगिक उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मन से बेहद पिछड़ा हुआ था, 1917 में आर्थिक तबाही के कगार पर खड़ा हुआ था। औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी आई और इस सन में उसका औद्योगिक उत्पादन 1916 की तुलना में 1/3 से ज्यादा कम हो गया। औद्योगिक उत्पादन के इस भीषण संकट के लिए उद्यमपति जिम्मेदार थे, जो कल कारखानों को बंद करते जा रहे थे। 1917 में मार्च और नवंबर के बीच 800 कल कारखानों में तालाबंदी कर दी गई। 1913 की तुलना में मजदूरी 1917 में लगभग आधी रह गई। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही थी। पुरानी व्यवस्था के भक्त क्रांति को विफल बनाने में पूरी तरह से लगे हुए थे। अमेरिकी पत्रकार जॉन रीड ने अपनी पुस्तक 10 दिन जब दुनिया हिल उठी में लिखा है, मुझे मालूम है कि खारकोव के नजदीक की कई कोयले की खानों में उनके मालिकों ने आग लगवा दी और उनमें पानी भरवा दिया। मास्को की कुछ सूती मिलों के इंजीनियर जाते जाते मशीनों को चौपट कर गए। रेल अधिकारियों रेल इंजनों को तहस नहस करते रंगे हाथों मजदूरों द्वारा पकड़े गए। प्रथम महायुद्ध ने रूस के आर्थिक संकट को और भी अधिक जटिल बना दिया। एक ओर प्रथम महायुद्ध ने रूस के आर्थिक संकट को अत्यंत गंभीर कर दिया, तो दूसरी ओर 1917 की क्रांति के बाद उसे गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, जो लगभग 3 वर्ष चला। इस गृह युद्ध को भड़काने में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों की मुख्य भूमिका रही। एक ओर उन्होंने क्रांति के दुश्मनों को भड़काया, तो दूसरी ओर उन्होंने सशस्त्र हस्तक्षेप को और बढ़ा दिया। प्रथम महायुद्ध के खत्म होने के बाद रूस में विदेशी सैनिकों और अफसरों की संख्या 3 लाख से अधिक हो गई। साम्राज्यवादी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण रूस को अपने कई स्थानों से हाथ धोना पड़ा। केवल यही नहीं, बल्कि इन विदेशी राज्यों ने रूस की पूरी तरह से आर्थिक नाकाबंदी कर दी। आर्थिक नाकाबंदी और सशस्त्र हस्तक्षेप साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस उद्देश्य से किया था, ताकि समाजवादी क्रांति अपनी शिशु अवस्था में ही दम तोड़ दे, लेकिन अंत में उनको मुंह की खानी पड़ी। रूस की जनता क्रांति के साथ थी और उसको बचाने के लिए उसने हर तरह से कुर्बानी की। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी शांति चाहती थी। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए बोल्शेविक पार्टी तुरंत शांति चाहती थी। साथ साथ रूस की जनता, जिसकी आर्थिक परेशानी बढ़ गई थी, युद्ध की समाप्ति को अपने लिए ठीक समझती थी। वो अब युद्ध से ऊब चुकी थी। युद्ध विरोधी भावनाओं को सामने रखकर कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रथम महायुद्ध से हाथ खींचना जरूरी समझा, ताकि तुरंत समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में लगा जा सके। 8 नवंबर 1917 को शांति की दस्तावेज और भूमि विज्ञप्ति जारी हुई। 8 नवंबर 1917 के दिन दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस ने शांति के दस्तावेज पास की और साथ साथ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी। इसके अनुसार जो भूमि सामंतों और गिरजों के पास थी, उसको बिना मुआवजा जब्त कर लिया गया। इसके साथ एक भूमि अध्यादेश भूमि सुधार लागू करने के लिए जारी किया गया। अध्यादेश लागू होने से किसानों को भारी फायदा हुआ। एक और उनके बीच 15 लाख हेक्टेयर भूमि बिना कुछ वसूल किए हुए उनकी दी गई, तो दूसरी ओर 3 अरब स्वर्ण रूबल से अधिक के कर्ज भी माफ कर दिए गए।
इसे बाद में मजदूरों को राहत देने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके अनुसार उनका कार्य दिवस 8 घंटे का निश्चित किया गया। गृह युद्ध ने रूस के लिए नया संकट पैदा कर दिया। नई समाजवादी सरकार के सामने लेनिन ने 1918 में एक ठोस कार्यक्रम रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक श्रम की उत्पादिता को बढ़ाना था, ताकि जनता को अधिक भौतिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन रूस में गृह युद्ध ने एक नया संकट पैदा कर दिया, जो शांतिमय निर्माण के लिए एक बड़ी चुनौती थी। युद्ध साम्यवाद 1918 से 1921। गृह युद्ध से पैदा हुई सूरत से निपटने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को युद्ध साम्यवाद 1918-1921 की नीति अपनानी पड़ी, जिसके फलस्वरूप समस्त उत्पादन सरकार के हाथ में आ गया। साम्राज्यवादी सरकारों द्वारा भड़काए गए गृह युद्ध से जो भीषण हालात पैदा हो गए थे, उनसे निपटने के लिए रूस की कम्युनिस्ट पार्टी तथा सरकार को एक नया कार्यक्रम अपनाना पड़ा, जो युद्ध साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। युद्ध साम्यवाद अति केंद्रीयकरण पर आधारित था, जिसके अनुसार समस्त उत्पादन को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने न केवल बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, बल्कि मध्य और छोटी श्रेणी के उद्यमों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके साथ साथ बैंकों, रेलवे, जहाजरानी और विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण हुआ। जहां तक कृषि व्यवस्था का संबंध था, उसके ऊपर भी राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से किया गया। किसानों के पास जो फाजिल अनाज बचता था, उसको उन्हें सरकार को देना होता था, लेकिन गरीब किसानों से ये वसूली नहीं होती थी। 1920 में सरकार ने बिजलीकरण की योजना बनाई, जिसके अनुसार 30 बिजली घरों का निर्माण होना था। आर्थिक साधनों का केवल राष्ट्रीयकरण करने से जनता की समस्याओं का हल नहीं हो सका था। इसीलिए 1920 में समाजवादी सरकार ने बिजलीकरण के आधार पर आर्थिक विकास की एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार 30 बड़े बिजली घरों, जो 10 से 15 वर्ष में 15 लाख किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकें, के निर्माण के कार्य को दिसंबर 1920 में सोवियतों की 8वीं अखिल रूसी कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। लेनिन रूस के आर्थिक विकास के लिए बिजली के उत्पादन को बेहद जरूरी समझते थे। युद्ध साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य सैनिक जरूरतों को पूरा करना था। युद्ध साम्यवाद के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य सैनिक जरूरतों को पूरा करना था। इसीलिए इस दौर में आर्थिक संकट से निपटने के लिए फौरन कोई ठोस काम नहीं किया गया। फलतः आर्थिक संकट और गहरा हो गया। 1913 की तुलना में 1920 में बड़े उद्योगों का उत्पादन 1/7 रह गया। सूती कपड़ों के उत्पादन में भारी कमी आई। रूस की सूती मिलों का उत्पादन 19वीं सदी के मध्य जितना हो गया। जहां तक कच्चे लोहे का संबंध था, उसका उत्पादन 200 वर्ष पहले की रेखा पर पहुंच गया। कृषि क्षेत्र भी संकट से नहीं बच सका और अनाज का उत्पादन आधा रह गया। युद्ध साम्यवाद से किसानों में बेचैनी बढ़ी। इस आर्थिक तबाही के लिए जिम्मेदार जहां साम्राज्यवादी शक्तियां और उनके समर्थक थे, वहां युद्ध साम्यवाद की नीति में भी कुछ मूल कमियां थी। खासतौर पर कृषि क्षेत्र में अनाज की फाजिल वसूली ने किसानों में भारी असंतोष पैदा किया, क्योंकि ये एक प्रेरणा रहित नीति थी। अधिक उत्पादन से क्योंकि किसानों को कोई लाभ नहीं था, इसीलिए उनके उत्पादन को बढ़ाने की इच्छा समाप्त होती गई। लेकिन जो गंभीर हालात पैदा हो रहे थे, उनके प्रति समाजवादी सरकार आंखें नहीं मूंद सकती थी और इसी कारण 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। नई आर्थिक नीति ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए अनाज को फाजिल वसूली की जगह अनाज कर को लागू किया। कम्युनिस्ट पार्टी की 10वीं कांग्रेस ने मार्च 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की और सरकार को उसे लागू करने का आदेश दिया। नई आर्थिक नीति का तात्कालिक उद्देश्य किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि वो कृषि उत्पादन में रुचि ले सकें। सबसे पहले इस दिशा में फाजिल अनाज की वसूली की जगह अनाज कर लगाया गया। अनाज कर किसानों को अनाज की शक्ल में सरकार को देना होता था, लेकिन इस कर को देने के बाद किसान के पास अनाज वसूली प्रणाली की तुलना में 50% बच जाता था। बचे हुए अनाज को किसान बेच सकता था। ये अनाज कर भी वर्गीकरण के आधार पर था, यानी गरीब किसान से कुछ भी वसूल नहीं किया जाता था, जबकि मध्य श्रेणी के किसानों से अनाज कर वसूल करने की मात्रा अधिक थी। नई आर्थिक नीति के किसानों को अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद किसानों के जीवन में तब्दीली आने लगी और अनाज का उत्पादन भी बढ़ने लगा। बढ़ते हुए अनाज के उत्पादन से न केवल किसानों को लाभ हुआ, बल्कि शहरों में भी आसानी से अनाज पहुंचने लगा, जिससे मजदूरों और आम लोगों को राहत मिली। इस नीति ने मजदूरों और किसानों में तनावपूर्ण स्थिति की जगह पर उनको एक दूसरे के करीब लाने में मदद की। नई आर्थिक नीति ने राष्ट्रीयकरण को केवल बड़े उद्यमों तक ही सीमित रखा। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में नई आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। फलस्वरूप औद्योगिक राष्ट्रीयकरण की नीति में तब्दीली आई। बड़े उद्यमों का राष्ट्रीयकरण तो जारी रहा, लेकिन छोटे उद्यम, सहकारी संस्थाओं और निजी उद्यमों को पट्टे पर देने का कदम उठाया गया। साथ साथ निजी उद्यमियों को छोटे औद्योगिक उद्यम लगाने की इजाजत भी मिल गई। पूर्ण राष्ट्रीयकरण को समाप्त करने के कारण पूंजीवादी तत्वों को बढ़ावा मिला, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को दोबारा स्थापित करने में वो इसलिए असफल रहे क्योंकि भारी उद्योग, परिवहन और भूमि समाजवादी सरकार के नियंत्रण में रहे। तात्कालिक तौर इस नई नीति से औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। राज्य का पूरा ध्यान क्योंकि अब बड़े उद्योगों पर केंद्रित था, इस कारण उसने उत्पादन को बढ़ाने में अधिक सफलता प्राप्त की। 1920 की तुलना में राजकीय औद्योगिक उद्यम 3 गुना अधिक उत्पादन कर सके। 21 जनवरी 1924 की शाम को लेनिन का देहांत हो गया। रूस के लिए ये एक बड़ा धक्का था। समाजवादी सरकार की आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों को बनाने में उनकी मुख्य भूमिका रही थी। लेनिन न केवल रूस की जनता के दिलों में छा गए, बल्कि वो दुनिया भर के सर्वहारा के एक सच्चे साथी तथा नेता के रूप में उभरे थे। लेनिन अर्थशास्त्र के एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे और आर्थिक समस्याओं को समझने में उनको देर नहीं लगती थी। लेकिन इस क्षति के बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी ने आर्थिक विकास में अपनी प्रगति जारी रखी। नई आर्थिक नीति अपने लक्ष्य में सफल हुई। 1921-25 के बीच कृषि उत्पादन बढ़ा और उसने 1913 की रेखा को लगभग छू लिया। बिजली के उत्पादन में नए बिजली के कारखानों के निर्माण के कारण तेजी से बढ़ोतरी हुई। 1913 की तुलना में 1925 में रूस दुगनी से अधिक बिजली पैदा कर रहा था। 1921-25 के बीच औसत सालाना औद्योगिक उत्पादन 41% के करीब रहा। स्टालिन तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ाना चाहता था। लेनिन के बाद स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी और रूस की सरकार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। वो 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्टालिन भी रूस के औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ता हुआ देखना चाहता था। कम्युनिस्ट पार्टी की 15वीं कांग्रेस दिसंबर 1927 में कृषि सामूहिकीकरण की योजना पास की। आर्थिक क्षेत्र में एक सामान्य स्थिति को बहाल करने के बाद एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी ने स्टालिन के नेतृत्व में कृषि के सामूहिकरण पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। कम्युनिस्ट पार्टी की 15वीं कांग्रेस दिसंबर 1927 में बड़े पैमाने पर खेती के सामूहिकीकरण की योजना पास की। हाथ और पशु के श्रम पर आधारित छोटे खेतों वाली कृषि प्रणाली अधिक उत्पादन नहीं कर सकती थी। 1917 की क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि के सवाल को गंभीरता से लिया, जिसके फलस्वरूप लाखों किसानों और खेत मजदूरों को भूमि मिल गई। इस तरह जोतों की संख्या एकाएक बहुत बढ़ गई। एक अनुमान के अनुसार 20वीं सदी के तीसरे दशक में ये तादाद 2.5 करोड़ के लगभग थी। दरिद्र किसानों और खेत मजदूरों की दशा में तात्कालिक रूप से कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन हस्त और पशु श्रम पर आधारित छोटे पैमाने की कृषि की न्यून उत्पादिता से उनका जीवन स्तर उतना नहीं उठ सकता था जितना कि समाजवादी सरकार चाहती थी। कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल अत्यंत जरूरी था, लेकिन छोटे छोटे खेतों के रहते हुए ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए सरकार ने कृषि सामूहिकीकरण की नीति को अपनाना अति आवश्यक समझा। समाजवादी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारी उद्योगों के निर्माण पर जोर दिया गया। दूसरी ओर मुख्य समस्या औद्योगिकरण की थी। पूंजीवादी देशों में औद्योगिकरण हल्के उद्योगों से हुआ और उससे जो पूंजी पैदा हुई उसने भारी उद्योगों को जन्म दिया। लेकिन रूस में कम्युनिस्ट पार्टी इस नतीजे पर पहुंची थी कि तेजी से औद्योगिकरण उसी हालत में ठीक रहेगा यदि सबसे पहले भारी उद्योगों का निर्माण किया जाए। इसके साथ ये भी विचार उभरा
कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में विकास के लिए एक योजना की जरूरत है, जिसको कुछ वर्षों के लिए आर्थिक विकास के कुछ लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए लागू किया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना 1928-1932। रूस के आर्थिक विकास में पहली पंचवर्षीय योजना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली पंचवर्षीय योजना रूस के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना 1928-1932 में 64 अरब 60 करोड़ रूबल लगाने का निर्णय किया, जिसको मुख्य क्षेत्रों के विकास के लिए इस तरह बांटा गया। उद्योग 16 अरब 40 करोड़ रूबल, ट्रांसपोर्ट 10 अरब रूबल, बिजलीकरण 3 अरब 10 करोड़ रूबल, खेती 23 अरब 20 करोड़ रूबल। इतनी बड़ी संख्या में पूंजी को पहली योजना में लगाने के लिए देश के अंदर के साधनों को जुटाया गया। 1928-1932 के बीच कुल मिलाकर 5 अरब रूबल मूल्य के ऋण पत्र बिके। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि सामूहिकीकरण एक जटिल समस्या थी। इससे निपटने के लिए सबसे पहले सरकार ने विशाल राज्य फॉर्म स्थापित किए, ताकि उनमें बढ़ते हुए उत्पादन को देखकर साधारण किसान सामूहिकीकरण की विशेषता को समझे। इसके साथ 1929 में कम्युनिस्ट पार्टी ने 25,000 मजदूरों को, जो सामूहिकीकरण के महत्व को समझते थे, देहातों में भेजा, जहां जाकर उन्होंने साधारण किसानों को सामूहिकीकरण की योजना को अच्छी तरह समझाया। उनकी इस कोशिश का अच्छा परिणाम निकला और अब किसान इस नई योजना की ओर खिंचने लगे। पहली पंचवर्षीय योजना ने 2,10,000 सामूहिक फार्मों का निर्माण करके उनमें 1,50,00,000 किसानों को संगठित किया। 1929 के अंतिम 3 महीनों में सामूहिक फार्मों में 27,000 किसान परिवार शामिल हुए। इससे पहले अक्टूबर तक उसकी संख्या 20,000 थी। किसानों के इन सामूहिक फार्मों के विकास का सरकार ने पूरा ध्यान दिया और इस कार्य के लिए 50 लाख रूबल की रकम उनको बतौर अनुदान दी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल किसान परिवारों के 61.5% किसान परिवार यानी 1,50,000 किसान परिवार 2,10,000 सामूहिक फार्मों में संगठित हुए। लेकिन कृषि सामूहिकीकरण के इस कार्य में धनी किसानों की ओर से तीव्र विरोध पैदा हुआ। सरकार ने उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए और अंत में उनकी ताकत एक शत्रु वर्ग के रूप में छिन्न भिन्न हो गई। कृषि सामूहिकीकरण की सफलता ने समाजवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ ऐसे दमनकारी कदम भी उठाए गए जिनको लेकर इतिहासकारों ने स्टालिन सरकार की निंदा भी की। पहली पंचवर्षीय योजना में बड़े औद्योगिक उद्यम की संख्या 1,500 हो गई। एक ओर कृषि सामूहिकीकरण की सफलता तो दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में पहली पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां कुछ कम चौंका देने वाली नहीं थी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम कोटि के बड़े औद्योगिक उद्यम की कुल मिलाकर संख्या 1,500 तक पहुंच गई। सबसे हैरानी में डालने वाली बात ये थी कि ये योजना 4 सालों और 3 महीनों में अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल हुई। पहली पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में जनता की मुख्य भूमिका रही। पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण साधारण जनता की लगन थी। समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए उन्होंने हर तरह की मुसीबतों का सामना किया, क्योंकि इसकी कामयाबी में ही वो शोषण से मुक्ति पा सकते थे। पहली पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप रूस की राष्ट्रीय आय 45 अरब 50 करोड़ रूबल हो गई और वेतन तथा सामाजिक बीमा फंड में चौगुनी बढ़ोतरी हुई। साथ साथ नई समाजवादी व्यवस्था की आर्थिक नींव मजबूत होने के कारण रूस की जनता को बेरोजगारी से निजात मिली और अनपढ़ लोगों की तादाद बहुत कम रह गई। औद्योगिक क्षेत्रों में जो उत्पादन 1928-32 के दौर में हुआ, उसकी तुलना अगर हम 1928 और 1918 से करें तो ये आंकड़े सामने आते हैं। वर्ष 1928 टन, वर्ष 1932 टन। 1918 की तुलना में प्रतिशत: कच्चा लोहा 33,000 टन, 1932 में 62,000 टन, 1918 की तुलना में 188%। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1933-1937। पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता के बावजूद रूस की आर्थिक व्यवस्था में पूंजीवादी अवशेष मौजूद थे। पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद समाजवादी सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए कदम उठाया।
जिसका मसौदा कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 17वीं कांग्रेस में पास किया। पहली पंचवर्षीय योजना में भले ही समाजवादी प्रणाली की श्रेष्ठता को सिद्ध किया था, लेकिन अभी तक रूस की आर्थिक व्यवस्था में पूंजीवादी अवशेष मौजूद थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने एकमात्र समाजवादी उत्पादन विधि को स्थापित करने का दृढ़ संकल्प लिया, ताकि पूंजीवादी तत्वों को कभी भी शोषणपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था लाने का मौका नहीं मिल सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई जाने वाली रकम पहली पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में दुगनी से भी अधिक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ऐसी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना था जो भारी उद्योग के आधार पर नई तकनीकी से लैस हो। कृषि क्षेत्र में सामूहिक फार्मों में उत्पादन को बढ़ाने की बात रखी गई। कुल मिलाकर दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए 1,33,40,00,000 रूबल की रकम तय हुई। इसमें उद्योग के लिए 69,50,00,000 रूबल, कृषि के लिए 15,20,00,000 रूबल और परिवहन के लिए 26,30,00,000 रूबल की रकमें रखी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 64,60,00,000 रूबल ही लग गए थे, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई जाने वाली रकम उसकी दुगनी से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारी सफलता प्राप्त हुई। औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। इसके कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारी सफलता प्राप्त हुई। कच्चा लोहा 1932 में 62 लाख टन, 1937 में 1,45,00,00,000 टन, फौलाद 59 करोड़ टन, 1937 में 1,77,00,000 टन, कोयला 6,44,00,000 टन, 1937 में 12,80,00,000 टन, तेल 1932 में 2,14,00,000 टन, 1937 में 2,85,00,000 टन, बिजली 1932 में 13,50,00,000 किलोवाट घंटे, 1937 में 36,20,00,000 किलोवाट घंटे, सूती कपड़ा 2,69,40,000 मीटर, 1932 में 1937 में 3,44,80,00,000 मीटर, चमड़े के जूते 8,59,00,000 जोड़ी, 1937 में 18,29,00,000 जोड़ी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कल कारखानों की संख्या काफी बढ़ी। 1933 और 1937 के बीच 4,500 कल कारखाने और बिजली घरों का निर्माण हुआ। विशेष रूप से रासायनिक उद्योग ने अधिक उन्नति थी। रासायनिक खाद्य का उत्पादन 1932 और 1937 के बीच 10 गुना अधिक होने लगा। इस दौरान एक विशेष बात श्रम उत्पादिता का बढ़ाना और उत्पादन लागत की कमी थी। श्रम उत्पादिता 63% बढ़ी, जबकि उत्पादन लागत में 26% कमी आई। ये इसी कारण से संभव हो सका क्योंकि नई तकनीकों का सही तौर पर प्रयोग हुआ और साथ साथ श्रमिकों ने उत्पादन को बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। उत्पादन को बढ़ाने में जो जोश मजदूरों ने दिखाया उसको स्तरखानोव आंदोलनों के नाम से याद किया जाता है। स्तरखानोव एक मजदूर था जिसने 6 घंटे की पारी में 102 टन कोयला 31 अगस्त 1934 को खोदा था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने स्तरखानोव आंदोलन से प्रभावित होकर लिखा था। स्पष्टतः ये श्रम के क्षेत्र में मानव चेतना के महान जागरण का परिचायक है। ये एक सच्चे समाजवादी समाज में ही संभव है, जहां मजदूर अपने को शोषित नहीं अपितु मालिक अनुभव करता है, जहां वो उस वर्ग की समृद्धि के लिए नहीं जो उसका शत्रु है और उससे अधिकतम फायदा उठाने की फिराक में ही रहता है, अपितु पूरे ही समाज के लिए काम करता है, और जहां मजदूर को उचित ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आत्म गरिमा और गौरव की ये अनुभूति निश्चय ही रोमांचकारी है। 1937 में कृषि सामूहिकीकरण 93% के अधीन किसान परिवार संगठित हो गए। कृषि के क्षेत्र में सामूहिकीकरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 1932 में 61.5% किसान परिवार कृषि फार्मों में संगठित हो पाए थे, लेकिन 1937 में उसकी संख्या 93% पहुंच गई। कृषि सामूहिकीकरण के अधीन अब यानी 1937 में 91.1% फसल थी, जबकि 1932 में 77.7% फसल ही कृषि फार्मों द्वारा पैदा की गई।
कुल मिलाकर कृषि उत्पादन भी बढ़ा। यदि 1913 में इसको 100 मान लिया जाए तो 1937 में कृषि उत्पादन 134 हो गया। 1934 में रोटी और खाने पीने की अन्य वस्तुओं का राशन खत्म हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना रूस की जनता के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई। 1934 में रोटी और भोजन की अन्य वस्तुओं का राशन खत्म हो गया और 1936 तक न केवल लोगों को रोटी ही अधिक मात्रा में उपलब्ध थी, बल्कि अब रूस में मांस, मक्खन, चीनी इत्यादि भी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी, क्योंकि इन सब चीजों का उत्पादन बढ़ गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी दुगना हो गया। साथ साथ कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन दुगने से अधिक हो गया, जबकि सामूहिक कृषि फार्मों में काम करने वाले किसानों की आमदनी पहले के मुकाबले तिगुनी हो गई। रूस में पढ़ने वालों की संख्या 1937 में 2,90,00,000 थी। आर्थिक विकास के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। सब तरह के स्कूल जिनका 1932-33 में निर्माण हुआ, उनकी संख्या 18,500 पहुंच गई। पढ़ने वालों की तादाद 1933 में 1 करोड़ थी, जो 1937 में 2,90,00,000 हो गई। 1938-1941 में 3,000 नए औद्योगिक प्रतिष्ठान उत्पादन के योग्य हुए। रूस में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पर 1937 के बाद भी जोर रहा। समाजवादी विकास के लिए उसको मुख्य आधार समझा गया। 1938-1941 की तीसरी पंचवर्षीय योजना पहली और दूसरी के जोड़ से दुगनी थी, जिसमें 1938-1941 में 3,000 नए औद्योगिक प्रतिष्ठान उत्पादन करने लगे। रूस में समाजवादी व्यवस्था के अधीन 1940 में बड़े उद्योगों का सकल उत्पादन 1913 की अपेक्षा 13 गुना बढ़ गया। इस वर्ष यानी 1940 में बिजली की उत्पादित क्षमता 48 करोड़ किलोवाट घंटे से अधिक थी। विद्युत ऊर्जा 2 अरब किलोवाट घंटे। 1930 से 1940 के बीच रूस का औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार सभी औद्योगिक देशों में कहीं अधिक थी। एक और समाजवादी नीतियों का अपना कर रूस की सरकार अपनी जनता का जीवन स्तर उठा सकी, तो दूसरी ओर उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भी उसका स्थान उठने लगा। रूस 1913 में ज़ारशाही की सामंती पूंजीवादी व्यवस्था के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं पिछड़ा हुआ देश था। उसका योगदान विश्व औद्योगिक उत्पादन में 4% से कुछ ही ज्यादा था। लेकिन 1937 में उसने औद्योगिक उत्पादन में क्षेत्र में कुल उत्पादन का 14% उत्पादन करके दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही उससे आगे रहा। फिर भी विशेष बात यह है कि 1930 से 1940 के बीच उसके बड़े उद्योगों का उत्पादन की रफ्तार सबसे तेज थी। 1930-1950 बड़े उद्योगों का उत्पादन। समाजवादी सोवियत संघ यूएसएसआर 18% प्रतिवर्ष, ग्रेट ब्रिटेन यूके 2.1% प्रतिवर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 1.2% प्रतिवर्ष। पाठ 24 समाप्त।